Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटा हमने चैप्टर नंबर 7 बायो इनर्जेटिक्स स्टार्ट किया था और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात की, दैट वाज ऑल अबाउट द रिस्पायरेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन. आज हम बेटे बात करने वाले हैं एक न्यू लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन. हमने अब तक बेटे ये बात स्टडी की है कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो कि एक एनिमल की बॉडी का रिजर्व फ्यूल है, जब उसकी ब्रोकन डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस. वो एनर्जी जो एनिमल अपनी डेली रूटीन के कामों के अंदर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन मेन बात ये थी कि एनर्जी पैदा होना ये रिस्पायरेशन की यील्ड थी, ये उसका प्रोडक्ट था. इसका मतलब ये है कि रिस्पायरेशन एक एनर्जी यील्डिंग फिनोमेना था. आज हम ये बात करेंगे कि क्या रिस्पायरेशन का ये जो फिनोमेना है जिसमें एनर्जी पैदा होती है, क्या ये एक सिंगल स्टेप फिनोमेना है, और अगर ये सिंगल स्टेप फिनोमेना नहीं है तो इसमें कितने स्टेप आते हैं. और दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर स्टेप्स हैं और 2, 3, 4 या जितने भी हैं, तो वो सेल की कौन सी लोकेशंस हैं जहां पर वो परफॉर्म होते हैं. क्या वो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं जितने भी रिएक्शंस हैं, या उनकी डिफरेंट जगह हैं. तो आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे. पहला पॉइंट बेटा कि सेलुलर रिस्पायरेशन या एरोबिक रिस्पायरेशन इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ फिनोमेना. कॉम्प्लेक्स सीरीज कि ये एक सिंगल स्टेप फिनोमेना नहीं है, बल्कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स है, और वो जो कॉम्प्लेक्स सीरीज है वो मिलकर एक रिएक्शन को कंट्रोल करती है जिन्हें हम रिस्पायरेशन कहते हैं. एरोबिक रिस्पायरेशन में स्टेप्स डिफरेंट होती हैं, एन एरोबिक रिस्पायरेशन में स्टेप डिफरेंट हो सकते हैं. हमारे आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे बेटा कि एरोबिक रिस्पायरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन. उनमें से सबसे पहले स्टेप का नाम है जी ग्लाइकोलाइसिस, जिसे ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड वन इज द क्रेब्स साइकिल. दूसरा जो फिनोमेना है, जो दूसरा स्टेप है बेटा, उसे क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है, द सेकेंड स्टेप. एंड थर्ड इज द ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये 3 बेटा फिनोमेनाज है जिनसे मिलकर एक रिस्पायरेशन का फिनोमेना बनता है. तो हमने बेटा आज के टॉपिक में ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर डिटेल में बात करनी है. हमने आज के लेक्चर में क्रेब्स साइकिल के ऊपर डिटेल डिस्कशन करनी है, और एट द एंड हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर बात करेंगे. बेटा ये टॉपिक तीनों मैं आपको 1 बाय 1 शुरू करवाऊं उससे पहले एक बात मैं बता दूं बेटा, इन तीनों स्टेप के अंदर एक चीज कॉमन है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना, ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन्स का रिमूव होना, उसकी ऑक्सीडेशन होना, और उससे सब प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स का बनना, ये इस रिस्पायरेशन के फिनोमेना में तय है. असल चीज क्या है कि ग्लूकोज ब्रेक करेगा, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बेटा ये ब्रेक करेगा, और इसके ब्रेक करने से जो चीज हमें चाहिए ATP वो प्रोड्यूस होगी. हम एट द एंड टोटल कैलकुलेट करेंगे कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है तो उससे कितने ATP के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है. हमारा कंसर्निंग पॉइंट ये भी होगा बेटा. तो अब हम ये शुरू करने वाले हैं कि इसके जो स्टेप्स हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप मैंने आपसे कहा जी ग्लाइकोलाइसिस है, उसमें क्या होता है हम उनके ऊपर बात करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज द ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस इज एक्चुअली द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक करना, ब्रेक करके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का पायरुविक एसिड बनाना. द ब्रोकन डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूसेस द पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल. एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसके अंदर टोटल 6 कार्बन है बेटा, 6 कार्बन्स, ये एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है. इस 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स का ब्रेक करके एक 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड को बनाना, इस फिनोमेना को बेटे कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस. पॉइंट ये है बेटा कि 6 कार्बन ग्लूकोज है लेकिन उससे बन रहा है 3 कार्बन वाला, तो बाकी 3 कार्बन कहां चले जाते हैं. तो दरअसल पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं.
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेक करने से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, वो आपको ऑप्शन देगा तो आपको ये बात बताना पड़ेगी कि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर ऑक्सीजन होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अगर नहीं होगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉइंट बुक ये कहती है कि ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक करके पायरुविक एसिड बनाती है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होती है बेटा। ये है सेल का साइटोप्लाज्म, सेल का जो लिक्विडी पार्ट है, जो सेल का लिविंग मैटर है, तो वो जो प्रोटोप्लास्ट है सेल का, उस साइटोप्लाज्मिक पार्ट के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का फिनोमेना परफॉर्म होता है। तो इसका मतलब है कि पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बनेंगे। सेकेंड फिनोमेना शुरू होता है द क्रेब्स साइकिल। एक और चीज बेटा आपको प्रीवियस पॉइंट में समझा दूं कि जिस वक्त ग्लूकोज ब्रेक करती है, एक चूंकि लार्जर मॉलिक्यूल है और हमने ये बात पढ़ रखी है पहले कि जब कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जब लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक करते हैं तो उनके ब्रेक करने से एनर्जी रिलीज होती है बेटा। तो यहां पर जिस वक्त ग्लूकोज ब्रेक करेगा, ग्लूकोज के ब्रेक करने से जब पायरुविक एसिड बनेगा तो साथ रिलीज होगी एनर्जी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस एनर्जी में 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी सेपरेट की जाएगी और उसे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके ये जो एडीपी है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही घूम रहा है, उससे 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी देकर एडीपी को एटीपी के अंदर चेंज कर दिया जाएगा। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट गोइंग टू चेंज इनटू द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेटा। तो एनर्जी इस्तेमाल की गई। अब एक और एडिशन होती है एनएडी, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सेल के अंदर इस फिनोमेना के अंदर हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन होती है बेटा। तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है, रिमूव होना ऑक्सीडेशन है, ये बात हमने पढ़ी है बेटा। तो इस NAD के अंदर एक हाइड्रोजन को ऐड करके NADH बना दिया जाता है बेटा। तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर पायरुविक एसिड, ATP और NADH की फॉर्मेशन होती है बेटा। तो हमारा पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का कंप्लीट और हमारा सेकंड स्टेप शुरू हो रहा है जी क्रेब्स साइकिल। अच्छा बेटा, क्रेब्स साइकिल में जो इनिशियल कंपाउंड्स होते हैं, जो सबसे पहले एंटर होते हैं, वो तो है पायरुविक एसिड। लेकिन बेटा आपने ये बात याद रखनी है, बुक ये कहती है कि कभी भी पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता। बुक ये कहती है बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रेब्स साइकिल pyruvic acid is changed into the 2 carbon compound named as the acetyl CoA। तो यहां पर ये जो पायरुविक एसिड है, जो कि एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जिस वक्त क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है तो सबसे पहले ये 2 कार्बन वाले कंपाउंड में चेंज होता है। इसका मतलब है कि पायरुविक एसिड यहां से इस एसिटाइल को ए के अंदर चेंज होगा बेटा। लेकिन एक आपने बात याद रखनी है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट बना था यहां पर, पायरुविक एसिड बना था सेल के साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल का फिनोमेना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से माइग्रेशन शुरू करता है और माइग्रेशन शुरू करने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है। तो जब वो मूव कर रहा होता है, पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ जा रहा होता है, उस वक्त उससे एक कार्बन रिमूव हो जाता है और वो कार्बन एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाने में इस्तेमाल होता है। बात फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रेब्स साइकिल pyruvic acid is changed into a 2 carbon compound named as acetyl CoA। तो acetyl CoA के अंदर चेंज हो जाता है बेटा। अब ये जो acetyl CoA है, ये रिएक्शन स्टार्ट कर देता है।
इसने दो इंपॉर्टेंट काम करने हैं बेटा। पहला काम ये होगा कि ये बहुत सारे जो रिएक्टेंट इसके पास आएंगे, जिसमें से पहला रिएक्टेंट होगा FAD। ये नई टर्म है, FAD इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी एक कोएंजाइम है, जैसे NAD प्लस आपको पढ़ाया था निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल वैसे ही FAD भी एक न्यूक्लियोटाइड है, एक डाइन्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम है बेटा, जैसे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें भी हाइड्रोजन जब ऐड होती है तो FADH का मॉलिक्यूल बन जाता है जब इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी। ओके, रिएक्टेंट में FAD आया, NAD आएगा और ADP आएगा। ये तीन चीजें रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट शो करेंगी। अब क्या होगा, एसिटाइल को ए फर्दर प्रोसीड करेगा, FAD के अंदर हाइड्रोजन आयंस को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद उन्हें FADH2 में कन्वर्ट कर देगा। उसकी रिडक्शन करवा दी है उसने, हाइड्रोजन ऐड हुई तो रिडक्शन। अगर यही हाइड्रोजन रिमूव हो जाती, इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके निकल जाते, तो मैं कहता वो ऑक्सीडेशन हो गई है। फिर यहां पर NAD आता है और इस NAD को NADH में चेंज कर दिया जाता है बेटा। फिर ADP से ATP बना ली गई है, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है बेटा। एसिटाइल को जैसे जैसे आगे मूव कर रहा होता है उसमें ब्रेकन डाउन हो रही होती है। अच्छा बेटा, लास्ट में मैंने आपको यह कहा था कि एसिटाइल को A 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो वो जो एक कार्बन रिमूव हुआ, उस कार्बन की रिमूवल से उसे ऐड करके ATP बनाया, उससे ATP ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की गई बेटा। ATP यहां पर ब्रेक भी होगी, ATP यहां पर बनेगी भी, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेंगे, लेकिन इन तीनों रिएक्टेंट को 3 अलग अलग प्रोडक्ट में बदला जाएगा। एसिटाइल को A, जिसमें एक और कार्बन होना चाहिए था ताकि वो पायरुविक एसिड हो, लेकिन उस कार्बन को इस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया गया। तो क्रेब्स साइकिल जो कि एक साइक्लिक फिनोमेना है, उसमें बहुत सारी FADH, बहुत सारी NADH, बहुत सारी ATP और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये है बेटा क्रेब्स साइकिल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें ये 4 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। अब जैसे ही ये फिनोमेना क्रेब्स साइकिल का पूरा होता है, तो सर हेंस क्रेब, जिन्होंने क्रेब्स साइकिल डिस्कवर किया था, उन्होंने कहा कि ये फर्दर एक नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता है और उसे हम कहते हैं ETC, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द थर्ड स्टेप इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का तीसरा स्टेप है बेटा, जिसे ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इस रिएक्शन को शुरू होने से पहले ये जो 2 प्राइम रिएक्टेंट है FADH2 और NADH2, इनकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है। इनसे 2 चीजें, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स की रिमूवल करवाई जाती है। आप इस पॉइंट को यहां पर समझेंगे बेटा। ये देखें, FADH2 है और NADH है, ये 2 कंपाउंड्स हैं बेटा। यहां पर FADH2 से हाइड्रोजन्स रिमूव हुए, ये यहां पर आकर सेपरेट हो गए, साथ ही इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल हुई, वो भी यहां पर आ गए। सेम केस यहां पर भी है, यानी कि इन दोनों कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन हुई है, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए। बाकी बच गया जी FAD और NAD। इस FAD और NAD को यहां पर भी भेजा जा सकता है और यहां पर भी, ताकि उसमें हाइड्रोजन और एनर्जी ऐड की जा सके। तो ये दोनों रिएक्टेंट दोबारा रिएक्शन में इस्तेमाल होने के लिए चले जाते हैं। ये FADH और NADH ये वही हैं जो यहां पर प्रोड्यूस हुए हैं बेटा। ये देखें, ये FADH2 और NADH कोई नए नहीं है, ये उसी साइकिल के अंदर परफॉर्म होने वाले पार्ट्स के अंदर से ही बने हैं बेटा। लेकिन अब मेन चीज है, यहां पर बन गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन, क्योंकि एक ग्लूकोज एट अ टाइम ब्रेक नहीं कर रहा होता, बहुत सारे ग्लूकोज ब्रेक कर रहे होते हैं, जिससे बहुत सारे FADH, बहुत सारे NADH बन रहे होते हैं। और हर FADH और NADH के ब्रेक करने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन रिलीज हो रहे होते हैं। अब इनका किया क्या जाता है, देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन, इन 2 चीजों को ऑक्सीजन के साथ जोड़कर वाटर बना दिया जाता है। अब ये ऑक्सीजन कहां से आई,
क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के शुरू में ही मैंने कहा था ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड। तो क्या होगा, यहां पर ये आए इलेक्ट्रॉन्स, ये है जी हाइड्रोजन्स, और यहां पर ये आई है ऑक्सीजन। ये तीनों, दो खुद प्रोड्यूस किए गए, एक बाहर से एब्जॉर्ब किया गया, इन तीनों को कंबाइन करके वाटर के मॉलिक्यूल्स बेटे बना दिए गए। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स वो हैं जो फाइनल स्टेप के एंड पर रिलीज हुए हैं, ये वाले जिसे मैंने अब ब्लूइश लाइनिंग से मार्क कर दिया बेटा। आखिरी रिएक्शन के अंदर NADH और FADH कलेक्टिवली बता रहा हूं, हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, जिसे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके, जिसे ऑक्सीजन के साथ ऐड करके पहला प्रोडक्ट वाटर बना दिया जाएगा। ओके, NADH और FADH2 जब बेटा ब्रेक कर रहा होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर मूव करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर चेन पे मूव करते हैं, और जब वो जंप कर रहे होते हैं उनमें एनर्जी एक्साइटेशन के वक्त आती है, और एनर्जी रिलीज डी एक्साइटेशन के वक्त होती है बेटा। और ये फिनोमेना माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फिनोमेना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से दूसरे और दूसरे से तीसरे पे जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को कंबाइन करके ATP बनाया जाता है, जो कि सेकंड प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। तो अब तक दो बातें इस रिएक्शन के अंदर आपको बता चुका हूं बेटा। वो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो FADH और NADH से निकले हैं, उनकी एनर्जी को ATP में कन्वर्ट किया गया। अब वो इलेक्ट्रॉन जिनमें एनर्जी नहीं है, ये वो हैं, वो हाइड्रोजन जो NADH और FADH से निकले हैं, ये ऑक्सीजन वो है जिसे बाहर से एब्जॉर्ब किया जाता है। इन तीनों को कंबाइन करके ATP सिंथेटेज, और इसी तरह के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं बेटा इसी मेम्ब्रेन के ऊपर, उन्हें कंबाइन करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और उससे एनर्जी के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर दी जाती है बेटा। अब वो NADH या वो FADH जिससे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, FADH और NADH बन जाते हैं। यहां पर देखें FADH और NADH की फॉर्मेशन होती है। तो कुल मिलाकर बेटा एट द एंड ऑफ रिएक्शन एक ग्लूकोज स्टार्ट में ब्रेक किया और आखिर पे बहुत सारे एनर्जी के मॉलिक्यूल बने हैं। ATP भी एनर्जी का मॉलिक्यूल है, FADH भी एनर्जी का मॉलिक्यूल है, NADH भी एनर्जी का ही मॉलिक्यूल है। कल हम ये देखेंगे कि एक ग्लूकोज के ब्रेक करने से कितने ATP बनते हैं, तो उसकी बात हम कल करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में जो बातें मैंने आपको बताई हैं, रेस्पिरेशन 3 प्रोसेसेस होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। हर रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा। तो हमारा आज का बेटा यही कंसर्न था। होपफुली बेटे आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एनर्जी बजट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से एक ग्लूकोज ब्रेक करके कितने एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बेटे बनाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी बेटा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।